हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम 12th क्लास की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो 1947 के बाद इंडिया आजाद हुआ, तो देन आप लोग क्या सोचते हो कि इंडिया की जो जर्नी थी वो बहुत आसान थी कि इंडिया आजाद हो गया, ब्रिटिशर्स चले गए और अब हम आजाद हो गए, मजे से सब कुछ चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था इंडिया के सामने, क्योंकि इंडिया, अगर मैं पूछूं कि इंडिया क्या है, इंडिया एक नेशन है और आजाद होने के बाद हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे और सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि एक नेशन कैसे बनाया जाए, क्योंकि स्टेट और नेशन में बहुत फर्क है। क्योंकि स्टेट बनाना बहुत इजी है बट एक नेशन बनाना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि नेशन इंडिया जैसे, मतलब एक इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया से डाइवर्स कंट्री, इसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी के बावजूद एक नेशन बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। यही आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो वही है कि 3 चैलेंजेस, वो 3 चैलेंजेस क्या क्या थे हमारे सामने। तो फर्स्ट चैलेंज ये था कि जब हमें आजादी मिली, फ्रीडम के साथ साथ हमें एक बुरी चीज भी मिली थी और वो क्या था, पार्टीशन। अब जब पार्टीशन हुआ, टू नेशन थ्योरी ये किसने प्रपाउंडेड बाय मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको प्रपाउंड किया था। और इसी थ्योरी के अंडर क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और बाद में अब पार्टीशन हो गया तो क्या चीजें, मतलब ठीक है इंडिया पाकिस्तान बन गया, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई कि कुछ लोग इंडिया में रहे और कुछ लोग पाकिस्तान में रहे। उसके साथ साथ जो कुछ लोग ऐसे थे जिनको ना इंडिया में जगह मिली ना पाकिस्तान में मिली, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुई रिफ्यूजीज की कि उन लोगों को कैसे रिफ्यूजी कैंप्स में रखा जाए। डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आई यहाँ पे, रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम आई, रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास की प्रॉब्लम आई यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में उस टाइम पे माना जाता है कि अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब उन प्रिंसली स्टेट्स को हमने इंडियन यूनियन में ज्वाइन करवाना है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ पे। इन मतलब प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करवाने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, अबाउट 562 स्टेट्स को इन्होंने इंडियन यूनियन में ज्वाइन करवा दिया था। और थर्ड चैलेंज ये था कि अब हमने पार्टीशन से जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे भी हमने टैकल कर लिया, प्रिंसली स्टेट्स को हमने ज्वाइन करवा दिया। हाँ, 3 जगह में प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे हैदराबाद में प्रॉब्लम आई थी, जूनागढ़ में प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम आई। मतलब टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम हमने उन चीजों को भी टैकल किया। जूनागढ़ में प्रॉपर प्लेबिसाइट हुई, जूनागढ़ को हमने इंडियन यूनियन में ज्वाइन करवा दिया था प्लेबिसाइट के बाद। और उसके बाद हैदराबाद को भी थोड़ा सा, मतलब कि बहुत ही फेमस अप्रोच है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको यूज किया था, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। तो थोड़ा सा स्टिक का अप्रोच करके उन्होंने मतलब हैदराबाद को भी इंडियन यूनियन में ज्वाइन करवा दिया। और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो मसला था वो थोड़ा सा अटक गया था और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के अंडर मतलब जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। और बाद में 2019 में आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके जम्मू कश्मीर को स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर 2 डिफरेंट यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो देन ये 2 चैलेंजेस थे। थर्ड चैलेंज ये था कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग की, तो नेशन क्या है, मतलब फीलिंग ऑफ वननेस, एक कंपोजिट आइडिया, एक इंटीग्रेटेड आइडिया। और जब हम इंटीग्रेटेड आइडिया की बात कर रहे हैं तो हमने डिफरेंट, मतलब नॉर्थ टू साउथ, कश्मीर टू कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात तक पूरे देश को जब हमने यूनाइट कर लिया, हमने इसको जोड़ लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने सभी, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सभी बच्चों को इकट्ठा कर देती हूँ तो प्रॉब्लम आएगी ना, वो बच्चे लड़ना शुरू कर देंगे अपनी अपनी जगह को लेके। तो वैसे ही इंटरनल बाउंड्रीज को लेकर भारत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये 3 चैलेंजेस देखेंगे हम इसमें। देन उसके बाद पार्टीशन, आपका नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन, विभाजन मतलब वो जो टू नेशन थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी प्रपोनेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, एमसीक्यू आ जाता है
याद रखना है इसको, ठीक है। पार्टीशन के बाद क्या प्रॉब्लम आई, डिस्प्लेसमेंट की और रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, पुनर्वास, कि दोबारा से उन लोगों की सेटलमेंट करवाना, ठीक है, उनको रहने के लिए जगह दे दी, ठीक है। उसके बाद नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। तो नेहरू मतलब हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब नेहरू की क्या अप्रोच थी, नेहरू की क्या अप्रोच थी नेशन बिल्डिंग के लिए, तो और ये टॉपिक कैसा है, 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, कि नेहरू की क्या अप्रोच थी नेशन बिल्डिंग के लिए। तो इसको थोड़ा सा अगर हम पॉइंट्स में कीवर्ड्स को लेके एक्सप्लेन करें तो इसमें क्या था, फर्स्ट था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अखंडता। तो मतलब नेहरू की ये अप्रोच थी कि अगर इंडिया में डाइवर्सिटी है, बेशक इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हम इंडिया को यूनाइट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और सभी के दिमाग में मतलब सभी क्या क्या फीलिंग्स होंगी हमारी, वी आर ऑल आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने एक 1944 की बात है, 1944 में जब नेहरू जी जेल में थे तो देन उन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो 1944 में इन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और 1946 में 1946 में इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक का टाइटल ही हमें बता रहा है कि इंडिया की डिस्कवरी, मतलब क्या इस बुक में क्या होगा, इस बुक में क्या बताया गया होगा, मतलब नेहरू ने क्या चीज बताने की कोशिश की कि कैसे डिस्कवरी हो रही है इंडिया की। मतलब उन्होंने ये बताया कि इंडिया जो अगर हम देखें 1947 से पहले, 1947 से पहले मतलब इंडिया तो था ही नहीं, मतलब एक नेशन ही नहीं था, स्टेट तो थी, ब्रिटिश इंडिया तो था। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में क्या है कि हमेशा हम लोगों पे किसी एक बाहर वाले ने राज किया है, हम किसी के अंडर रहे हैं, कभी हम किसी की कॉलोनी जैसे हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे, ठीक है। अब इंडिया के लोग नहीं चाहते हैं कि हम पे कोई राज करे, हम अपने आप को खुद चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आए, ठीक है। तो यही चीज इसमें मेंशन की कि अब भारत की डिस्कवरी होने वाली है। भारत जो है अलग अलग जो डाइवर्स नेशन है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, सिख है, सभी को रहने का अधिकार मिलेगा, सभी अपने अकॉर्डिंग यहाँ रहेंगे और सभी आजादी से रहेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने इस बुक में मेंशन किया गया है और यही उनकी अप्रोच थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम इंडिया को एक करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट उनकी क्या थी अप्रोच, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का मतलब विलय पत्र, ठीक है। विलय पत्र वही प्रिंसली स्टेट्स, कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और साथ में इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी बोला गया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको बोला गया। तो इन्होंने क्या किया कि अबाउट 562 प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करवा दिया, किसमें, इंडिया में, इंडियन यूनियन में ज्वाइन करवा दिया। और वही 3 स्टेट्स जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा मसला अटक गया था, ठीक है, कि जितनी भी ये स्टेट्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करेंगी, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा ना कोई ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने से पहले एक एग्रीमेंट होगा, मतलब एक पेपर पे साइन किए जाएंगे। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की खासियत क्या थी कि इसमें हम मतलब स्टेट जैसे मैं आपको बुक में दिखाती हूं, सीबीएसई वालों को ना ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये पिक्चर है, ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मतलब ये राजा है, महाराजा, राजा, प्रिंस जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, ठीक है। वो कहते हैं नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस दैट विल डू, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या बोल रहे हैं कि तुम अपनी कुर्सी पे जैसे बैठे हो, तुम अपनी हाइनेस के साथ जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो, सिर्फ मुझे क्या दे दो, अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स, अपना कम्युनिकेशन और अपना डिफेंस, क्योंकि आपने
हर स्टेट की पुलिस के बारे में सुना है, कभी सुना है कि जम्मू एंड कश्मीर आर्मी? आपने हमेशा क्या सुना? इंडियन आर्मी। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में क्या था कि अपना डिफेंस, अपनी कम्युनिकेशन, अपना ट्रेड हम सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप रहे हैं, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप चीजें चलाते रहो। ठीक है, उसके बाद थर्ड, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे जो बाउंड्रीज को लेके कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। ठीक है, 1953 में इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसकी रिपोर्ट आई थी 1952 में। ठीक है, और एक मूवमेंट चल रही थी यहाँ पे 1952 में ही, विशाल आंध्रा मूवमेंट चल रही थी, और 1952 से पहले वो मूवमेंट चल रही थी, लेकिन 1952 में प्रॉपर आंध्र प्रदेश को स्टेटहुड मिल गया था। और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, वो अनशन में बैठ गए थे और उन्होंने ये चीज बोली थी कि जब तक आंध्र प्रदेश को एक रिकॉग्निशन नहीं मिल जाती तब तक मैं अनशन से नहीं उठूंगा, और सच्ची में उनकी बाद में डेथ हो जाती है। और 1952 में जब इंडिया की फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई थी, उस टाइम पे पंडित नेहरू जी ने क्या किया था कि आंध्र प्रदेश को स्टेटहुड मतलब रिकॉग्निशन दे दी थी, और उस टाइम पे फर्स्ट जनरल इलेक्शन भी हुई। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। उसके बाद ये नेहरू की अप्रोच रही नेशन बिल्डिंग के लिए। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनका मतलब इन्होंने ही बहुत ही ज्यादा एक अगर बोले कि कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव था भारत को जोड़ने में। ठीक है, और बहुत एक काबिले तारीफ पर्सनालिटी थी ये, और इन्होंने मतलब कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का यूज करते हुए इंटीग्रेशन किया था सभी स्टेट्स का। ठीक है, हाँ कश्मीर का थोड़ा सा मसला अटक गया था, लेकिन बाद में क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री के पास ही था ये कश्मीर, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम ये चीज पढ़ेंगे कि हैदराबाद में जैसे निजाम्स थे, रजाकर्स, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ वहां पे। ठीक है, इसमें हैदराबाद के सेशन के बारे में पढ़ना है, और फिर उसके बाद मणिपुर के बारे में पढ़ना है। और जो आज आपका पेपर हुआ है उसमें मणिपुर का जो महाराजा बोध चंद्र, ठीक है, ये पूछा गया था कि ये कहाँ के महाराजा थे। ठीक है, तो इसलिए हर एक छोटी चीज को कैसे पढ़ना है बिल्कुल ऐसे अच्छे से, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहां से एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कि जैसे लास्ट में स्टेट्स को लेके प्रॉब्लम आई कि जब प्रिंसली स्टेट्स का मतलब प्रिंसली स्टेट्स ने भी असीड कर लिया इंडियन यूनियन में, तो देन जब हमने सभी को यूनाइट कर दिया तो बाद में अब स्टेट्स की डिमांड उठ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये सब एक थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने डिमांड की कि हमें इकट्ठे नहीं रहना है, हमें अलग अलग कर दो, तो उसके बाद इनको अलग कर दिया गया। और पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है वो कॉमन रखी गई चंडीगढ़। उसके बाद आंध्र प्रदेश को, सबसे पहली स्टेट आंध्र प्रदेश ही थी जिसने लिंग्विस्टिक बेस पे डिमांड की थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एनईआर की कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन्होंने भी डिमांड की कि हमें भी अलग कर दो, क्योंकि पहले बहुत बड़ा असम था, बाद में बहुत सारी स्टेट्स इसमें से निकली। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये स्टेट्स भी अलग हुई। तो इसमें हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी, और वो बहुत ही स्पेशल सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और उस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मतलब नियति से साक्षात्कार। और इस स्पीच में उन्होंने ये चीज डिक्लेयर कर दी थी कि आज से इंडिया इंडिपेंडेंट है और कैसे आगे की जर्नी जो है वो तय की जाएगी। हाँ, हालांकि बहुत सारी डिमांड्स उठी थी अलग अलग रीजन से, बट इसके बावजूद भी अब 2 मेन गोल्स को लेके सहमति थी सभी की, सभी एग्री थे कि आज के बाद इंडिया जो है वो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक रूल्स, मतलब कि डेमोक्रेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया को गवर्न किया जाएगा और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। तो ये सब 2 गोल्स थे। ये कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ये 2 गोल्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, और नेक्स्ट ये था कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट
3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। 3 मेन चैलेंजेस क्या थे? फर्स्ट था एकोमोडेशन एंड यूनिटी। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से कि इंडिया के सामने क्या प्रॉब्लम थी, कि यूनिटी की, इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम थी, कि कैसे इंडिया को यूनाइट किया जाए, 565 प्रिंसेस स्टेट्स को कैसे यूनाइट किया जाए, और डाइवर्सिटी, ताकि लोग, ये किस फीचर को दिखा रहा है कि इंडिया जो है फेडरलिज्म, जैसे हमें पता है कि इंडिया में इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, इसका जो बहुत ही स्पेशल फीचर है वो है फेडरलिज्म। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड मेंशन नहीं है, उसमें कौन सा वर्ड मेंशन है? यूनिटरी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं, दैट इज काजी फेडरल। ठीक है, तो फर्स्ट चैलेंज एकोमोडेशन एंड यूनिटी, और उसके बाद नेक्स्ट ये था कि एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी को सिर्फ पेपर पे लिखना, बुक पे लिखना और फिर उसको लाइब्रेरी में रखना, ये एक अलग चीज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड में, प्रैक्टिकली उन चीजों पे काम करना, कि हमने ये तो बोल दिया था कि इंडिया जो है वो स्टार्टिंग से डेमोक्रेसी को लेके चलेगा, क्योंकि अब भारत के लोग इस चीज से मतलब दुखी हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई रूल करे, हम किसी की कॉलोनी बने। अब वो चाहते हैं कि हम अपने आप को खुद ही रूल करें, हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ वीक कंट्री, पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान जाके पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करे। तो इसके लिए क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया, हमने इक्वालिटी की बात की, हमने वहां पे रिलीजन को लेके सभी को इक्वालिटी दी, इंडिया एक सेकुलर कंट्री होगी, हमने वहां पे एजुकेशन को लेके बात की, हमने वहां पे आर्टिकल 32 को लेके बात की कि आर्टिकल 32 जो है वो सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देगा, वहां पे हमने रिट्स की बात की। लेकिन हमने वहां पे सिर्फ जस्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन बाद में वो कैसे काम करेंगी, कैसे हम अपने सिटीजन्स को वो चीजें मुहैया करवाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ पे, कि डेमोक्रेसी को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए। हमने ये तो बोल दिया कि रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होगा और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होगा, लेकिन उसके लिए इलेक्शन करवानी है, और इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया। और जब इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था, वो डेट थी 1950 की, जनवरी 1950, और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे थे सुकुमार सेन। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और उसके बाद नेक्स्ट, जैसे हमने वेलबिंग ऑफ द सोसाइटी, वेलबिंग ऑफ द सोसाइटी मतलब यहाँ पे ये जो थर्ड चैलेंज है, यहाँ पे क्लियरली ये चीज हमें पता चल रही है कि यहाँ पे डीपीएसपी की बात की जा रही है। तो डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट थर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट से, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट फोर्थ डील्स विद द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी हुई हैं। इसमें क्या है कि डीपीएसपी में ये डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस है स्टेट को, कि क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जब इंडिया आजाद हुआ, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, और बाद में जब डीपीएसपी में स्पेशली ये मेंशन किया गया था कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे इमेजिन करते हैं। हाँ, इस टाइम पे हमारे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे जब हमारे पास ये चीज अवेलेबल होगी, तो हम ये डीपीएसपी में से चीजें उठा के प्रॉपर अपने सिटीजन्स को अवेलेबल करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन उस टाइम पे डीपीएसपी में था, बाद में ये फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया आर्टिकल 21A। जैसे पंचायत को लेके, क्योंकि पार्टीशन हुआ था, सभी डर रहे थे कि अगर अलग से हमने अपने स्मॉल यूनिट्स को पावर दे दी तो हो सकता है कि पता नहीं कितने सारे पाकिस्तान बन जाएं, तो इसीलिए उस टाइम पे हमने विलेजेस के लिए मतलब पावर नहीं दी, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, बाद में 90s के डिकेड में हमने डीपीएसपी में से वो चीजें उठा के 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत हमने गांव के लिए और शहर के लिए मतलब पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटीज को एस्टेब्लिश कर दिया। तो मतलब थर्ड चैलेंज ये था कि सोसाइटी का, क्योंकि हमने सोशलिस्ट मॉडल को यहाँ पे अडॉप्ट किया था, और सोशलिस्ट मॉडल में मतलब क्या है कि सोसाइटी का वेलबिंग, सोसाइटी के भले के लिए काम करना है, सोसाइटी के स्पेशली जो सोसाइटी के डिसएडवांटेज्ड पीपल है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस देने हैं, उनको रिजर्वेशन देनी है। तो ये सब चीजें कैसे होंगी, कैसे मतलब कि, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्योंकि जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा वर्ना सिस्टम, उसमें क्या था कि जो ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, उनके पास तो सब कुछ था, लेकिन जो बाकी थे उनके पास कुछ था ही नहीं।
तो अब हम ये टाइम आ गया था कि जो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उन लोगों को भी उठाकर हम थोड़ा सा स्पेशल रिजर्वेशन देके थोड़ा सा लेवल को इक्वल करें, और ताकि हम बोल पाए कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि हमारे पास इक्वालिटी होगी, हमारे पास जस्टिस होगा, हमारे पास फ्रेटर्निटी होगी, हमारे पास राइट्स होंगे, ये सब चीजें हमने अपने भारत के, अपने इंडिया के सिटीजन्स को सच्ची में हमने उनको अवेलेबल करवाए हैं। तो ये 3 मेन चैलेंजेस थे इंडिया के सामने आफ्टर 1947।